हेलो एवरीवन, दिस इज फराज खान एंड यू आर वाचिंग खान स्टडी पॉइंट, जहां पर आपको एकदम जेन्युइन कंटेंट मिलता है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें से आपके टर्म 1 में कौन कौन से या किस हिसाब से आपके क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं एमसीक्यू बेस्ड, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इस साल आपका टर्म 1 में सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ही आपके आने वाले हैं, समझे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में बनी रहिए एंड तक, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज नोन एज, यानी कि जो मेटल्स में जो उसको खींच कर लंबा करने की जो एबिलिटी होती है उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन 1 है, ऑप्शन ए दिया हुआ है डक्टिलिटी, ऑप्शन बी मेलिएबिलिटी, ऑप्शन सी सोनोरिटी या ऑप्शन डी कंडक्टिविटी। तो जब मैंने आपको इस चैप्टर को पूरा करवाया था तो मैंने आपको बताया था इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। यानी कि मेटल्स में जो लंबा खींचकर पतले पतले वायर्स में बनाने की जो प्रॉपर्टीज होती है उस मेटल को, उसको प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम डक्टिलिटी, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा किस मेटल में होती है? गोल्ड में, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा डक्टिलिटी प्रॉपर्टी जो होती है वो गोल्ड में होती है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन जो कि हमारा है, ड्यू टू इट्स सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज द नॉन मेटल्स यूज्ड इन कंप्यूटर टीवी एक्सेट्रा, यानी कि एक ऐसा नॉन मेटल जो कि अपने सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी की वजह से कंप्यूटर टीवी एक्सेट्रा में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कार्बन, सिलिकॉन, ब्रोमीन एंड फ्लोरीन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है सिलिकॉन, ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि ज्यादातर आपका कंप्यूटर वगैरह में या फिर आपका टीवी हो गया एक्सेट्रा में आपका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, समझे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर। क्या होगा जब कैल्शियम को हम ट्रीट कराएंगे वाटर में, यानी कि इसकी रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ में, तो क्या होगा, ठीक है। इसके 4 पॉइंट दिए हुए हैं, उसको 4 पॉइंट के हिसाब से हमें आपको ऑप्शन चूज करने हैं एबीसीडी में से। तो फर्स्ट आपका जो पॉइंट दिया हुआ है, लिखा हुआ है इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, यानी कि ये पानी के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है। सेकंड पॉइंट दिया हुआ है इट रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर, यानी कि पानी के साथ में बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। थर्ड, इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विद वाटर, यानी पानी के साथ में धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। फोर्थ, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टक टू द सरफेस ऑफ द कैल्शियम, यानी कि जो हाइड्रोजन बबल्स होंगे वो कैल्शियम के सरफेस पर चिपक जाएंगे। अब आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 आर करेक्ट। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 आर करेक्ट। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 इज करेक्ट। एंड ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है कि ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। तो देखते हैं, इसमें आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर, आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा, जो कि है जिसमें लिखा हुआ है ऑप्शन आपका स्टेटमेंट नंबर 3 एंड स्टेटमेंट नंबर 4, ठीक है। यानी कि ये जब भी हम कैल्शियम की रिएक्शन करवाएंगे पानी के साथ में, तो थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है लेस वॉयलेंट, यानी कि धीरे धीरे रिएक्शन करेगा, तो ये बात ठीक है। और साथ में जो फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि जो हाइड्रोजन बबल होंगे वो सरफेस में चिपक जाएंगे कैल्शियम के, जिसकी वजह से कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम तैरना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इस वजह से आपके ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3 और 4 ये दोनों आपके सही माने जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, समझे। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, जनरली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, यानी कि आमतौर पर मेटल जो होते हैं एसिड के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल, यानी कि आपको ऑप्शन दिए गए, इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा एसिड मेटल के साथ में रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन गैस आपको नहीं देता है, ठीक है। और आपका एक्सेप्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि मैंगनीज और मैग्नीशियम
आपको मेटल छोड़ के चलना है, ठीक है। तो देखते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है H2SO यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन 3 इज HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, एंड ऑप्शन 4 इज ऑल ऑफ द अबव यानी कि तीनों। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है सॉरी ऑप्शन नंबर सी, जो कि है HNO3, ठीक है। यानी कि नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो कि मेटल के साथ में रिएक्शन करने के बाद भी हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इस समय मिटा देता हूं। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर, यानी कि इनमें से कौन सा मेटल अपनी नेटिव स्टेट में पाया जाता है नेचर में, ठीक है, यानी कि शुद्ध अवस्था में पाया जाता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर, ऑप्शन बी इज Au यानी कि गोल्ड, ऑप्शन सी इज Zn यानी कि जिंक, ऑप्शन 4 Ag यानी कि सिल्वर, ठीक है। अब आपको A B C D आपको और ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको चूज करना है इसमें से। ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है कि आपका पॉइंट नंबर ए एंड पॉइंट नंबर 2 ठीक है, ऑप्शन बी में आपको दिया गया कि आपका पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 ठीक है आपका, ऑप्शन सी में आपको दिया गया कि आपका ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4 ठीक है आपका, और आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया कि आपका पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 आपका ठीक है। तो देखते हैं, जो भी मेटल, ठीक है, जो मेटल आपका किसमें पाया जाता है, नेटिव स्टेट में पाया जाता है, वो होता है आपका Ag एंड Au। तो देखते हैं Ag और Au कौन से वाले ऑप्शन में है। तो Ag Au आपका ऑप्शन है, Au आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, और Ag आपका ऑप्शन 4 है। तो देखते हैं सेकंड 4 किसमें है। तो सेकंड 4 आपका है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है सेकंड एंड 4, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर ही ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं नेचर में, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, तो आपका क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट बाय अदर 3 मेटल्स, यानी कि इसका मतलब है कि आपको जो ऑप्शन में 4 मेटल्स दिए गए हैं जो कि हैं मैग्नीशियम, सिल्वर, जिंक एंड कॉपर, इन तीनों में से कौन सा ऐसा मेटल है जो कि बाकी तीनों मेटल से डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, आपको इसमें पता होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, और आपके अगर ऑप्शन दे रखे हैं Mg, Ag, Zn और Co, तो आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज में कौन सा एलिमेंट ऊपर आता है, कौन सा सबसे नीचे आता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, इन चारों में से सबसे ऊपर आता है आपका मैग्नीशियम, फिर आपका इन चारों में से आएगा Zn, फिर आएगा कॉपर, और लास्ट में आता है आपका Ag, ठीक है। और रिएक्टिविटी सीरीज में आपने ये सीखा था कि जो मेटल जितना ऊपर होता है उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होती है, और जो मेटल जितना नीचे होता है उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा कम होती है, यानी कि लो होती है। और इसमें आपका Ag सबसे नीचे आ रहा है, तो यानी कि ये एक ऐसा मेटल हो जाएगा जो कि बाकी 3 मेटल से डिस्प्लेस हो सकता है, क्योंकि इन तीनों मेटल की रिएक्टिविटी इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, ठीक है। और ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से, सॉल्ट सॉल्यूशन से अलग कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है आपका सिल्वर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखते हैं एक बार। एन एलिमेंट ए, एक ऐसा एलिमेंट है इसका नाम दिया गया है ए सॉफ्ट, जो कि सॉफ्ट है, ठीक है। माना कोई भी एक एलिमेंट होगा जिसका नाम हमने ए रखा हुआ है जो कि सॉफ्ट है, ठीक है। अब एंड कैन बी कट विद अ नाइफ, जिसको हम आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं। एंड दिस इज अ वेरी रिएक्टिव टू एयर, जो कि और ये ऐसा मेटल है जो कि एयर से बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। एंड कैन नॉट बी केप्ट इन ओपन, जिसको हमें खुले में नहीं रखना चाहिए। इट रिएक्ट्स विगोरसली विद वाटर, जो कि और ये मेटल ऐसा भी है जो कि पानी के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो आपको एलिमेंट पहचानना है कि वो एलिमेंट कौन सा है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन डी कैल्शियम, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, जब हम आपको चैप्टर पढ़ाया था मैंने, कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है Na, यानी कि सोडियम, ये एक ऐसा मेटल होता है जो कि आप आसानी से इसको चाकू से भी काट सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है और
एयर से बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है, अगर इसे हम खुले में छोड़ दें तो आग भी पकड़ सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, आपको दो चीजें कोई दी गई है, कंपाउंड एलिमेंट हो सकते हैं कि एक्स और वाई की। ठीक है, एक चीज एक्स है हमारी, एक चीज हमारी वाई है। ठीक है, रिएक्शन हो रही है, फॉर्म कंपाउंड जेड। ठीक है, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, कंपाउंड आपका जेड बना रहे हैं। ठीक है, अब बताया गया है कि एक्स लॉसेस इलेक्ट्रॉन, जो एक्स है वो तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। ठीक है, और जो वाई है इलेक्ट्रॉन आपका गेन कर रहा है। ठीक है, और जो z है, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय z, तो कौन सी प्रॉपर्टी z नहीं दिखाएगा। ठीक है, यानी कि आपको इसमें से वो चूज करना है जो आपका, जो ऑप्शन आपका इसमें से गलत है। ठीक है, तो देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, पहले कोई पता होना चाहिए क्या क्या हो सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो होता है आपका मेटल। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसे बोलते हैं हम नॉन मेटल। क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। ठीक है, अब तो इस हिसाब से रिलेशन कौन सी बनी, रिलेशन बनी मेटल की नॉन मेटल के साथ में। ठीक है, और जब भी कोई मेटल नॉन मेटल के साथ में रिलेशन करता है तो बनता है हमारा आयनिक कंपाउंड। क्या बनता है, आयोनिक कंपाउंड बनता है। ठीक है, हमने हिसाब से बता दिया कि आयनिक कंपाउंड बनता है। तो हमें आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में ढूंढनी है। ठीक है, जो कि Z शो नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि जो आपका Z बनेगा वो आपका आयनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, तो देखते हैं। हैज मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन दिया हुआ है हैज हाई मेल्ट, की इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, वो तो होता ही है, तो यानी कि ऑप्शन आपका बिल्कुल आंसर नहीं होगा। सेकंड है हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट तो हाई होता है, यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन बी में लो, तो इसका आंसर बी ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए ऑप्शन सी ऑप्शन डी भी पढ़ लेते हैं। सी में लिखा हुआ है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यानी कि ऑप्शन सही है। तो ये इस हिसाब से इसका आंसर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है आपका सॉलिड, और ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, जो कि पाया जाता है, सही बात है, आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, जो कि है हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा हाई रहता है। ठीक है, और अगर बात करें कोवलेंट कंपाउंड की तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है आपका लो। ठीक है, लेकिन आयनिक कंपाउंड का लो नहीं होगा। तो इस हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए बी, क्योंकि ये बी आपका आंसर जेड शो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स। ठीक है, आपको 3 एलिमेंट दिए गए हैं, जो कि है x, एक है y, एक है z। ठीक है, आपको दिए गए 3 एलिमेंट्स जिनकी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है। ठीक है, x की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है 2 8, y की दी गई है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7, और z की आपको दी गई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2। ठीक है, तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपको ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका ठीक होना चाहिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि x इज अ मेटल, कि आपका जो x है वो मेटल होना चाहिए। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है y इज अ मेटल, कि y आपका मेटल होना चाहिए। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है z इज अ नॉन मेटल, z आपका नॉन मेटल होना चाहिए। और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कि y इज अ नॉन मेटल एंड z इज अ मेटल, यानी कि y नॉन मेटल है, z मेटल है। ठीक है, अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन आपको बताया कि मेटल नॉन मेटल की पहचान कैसे कर सकते हैं, देखते हैं जरा। देखिए जरा, हमें सिर्फ आउटर मोस्ट शेल पे ध्यान देना है। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब 8 इलेक्ट्रॉन मतलब पहले से ही बैलेंस है। अब जिसके आउटर मोस्ट शेल में पहले से ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 के 8, उस वो आते हैं हमारे आइडियल गैस कैटेगरी में। ठीक है, तो यानी कि ये तो आपका बिल्कुल आंसर नहीं होगा, ये आपका नहीं मेटल होगा, ये आपका मेटल नहीं होगा। ठीक है ना, ये आपका नॉन मेटल हो सकता है। ठीक है ना, अब वाई की बात करते हैं। इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यानी कि इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है आपका अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसको जरूरत है, यानी कि गेन करेगा। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो होता है आपका नॉन मेटल। ठीक है, अब यहाँ पे इसे देखते हैं, Z पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन देकर अपने आप को बैलेंस कर सकता है। ठीक है, तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन देकर 2, तो ये आपका आ जाएगा मेटल कैटेगरी में। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका Z हुआ मेटल, Y हुआ आपका नॉन मेटल। तो ऑप्शन में आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा है कि Y नॉन मेटल है, Z मेटल है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की।
जनरली मेटल्स आर नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आमतौर पे देखा जाता है कि नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं नॉन मेटल्स के, उनमें से बताइए कि कौन सा नॉन मेटल आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका डायमंड, सेकंड इज ग्रेफाइट, थर्ड इज सल्फर एंड फोर्थ इज फुलरेंस, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं आपको चैप्टर में बताया था, आपका हमारा चैप्टर चल रहा था कि जो आपका ग्रेफाइट होता है, जो कि आपका कार्बन का ही एलोट्रॉप होता है, रूप होता है, वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो यानी कि आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्रेफाइट आपका आंसर, ठीक है। ग्रेफाइट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया हुआ है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। आपको बताना है कि आपको यहाँ पे ऑप्शन में 4 रिएक्शन बताई गई है, ठीक है ना। तो कौन सी रिएक्शन आपकी हो जाएगी और बाकी 3 रिएक्शन की कौन सी नहीं होगी, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है कि कौन सी रिएक्शन आपकी हो सकती है कंप्लीट, ठीक है। तो इसमें भी आपको रिएक्टिविटी सीरीज का पता होना चाहिए, ठीक है, कि रिएक्टिविटी सीरीज में क्या चीज ऊपर होती है, क्या चीज नीचे होती है, ठीक है। तो जो भी सिंगल एलिमेंट होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि MgSO4 प्लस Fe, यानी कि MgSO4 की रिएक्शन आपकी Fe से कराई जा रही है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि Fe और मैग्नीशियम में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है। अगर Fe ज्यादा रिएक्टिव होगा तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर देगा, रिएक्शन हो जाएगी। सेकंड आपका ZnSO2 प्लस Fe, आपको देखना है कि Fe और Zn में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है। अगर Fe ज्यादा रिएक्टिव होता है तो मतलब वो Zn को डिस्प्लेस कर देगा और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी हमारी। थर्ड में MgSO2 और Pb यानी कि लेड और मैग्नीशियम में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, और अगर जो रिएक्टिव होगा वो उसको डिस्कस कर सकता है। यानी कि अगर इसमें Pb अकेला है तो Pb को रिएक्टिव ज्यादा होना पड़ेगा रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। फोर्थ है CuSO2 आयरन, यानी कि Fe, तो यानी कि कॉपर और आयरन में से आयरन को ज्यादा रिएक्टिव होना पड़ेगा अगर उसको डिस्प्लेस करना है तो, ठीक है। तो आपको पता होगा कि इसका आंसर आपको होना चाहिए डी, जो कि है CuSO2 प्लस Fe, क्योंकि कॉपर और आयरन में से आयरन जो होता है वो ऊपर होता है और कॉपर जो है थोड़ा सा नीचे आता है, ठीक है। तो इसमें आयरन जो है इसको कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और आपकी रिएक्शन बना देगा FeSO2 और साथ में कॉपर को ही अलग कर देगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक होना चाहिए। और बाकी सब में क्या है, मैग्नीशियम जो है फर्स्ट ऑप्शन में आयरन से ज्यादा रिएक्टिव, तो इसमें रिएक्शन नहीं होगी। जिंक जो है आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है तो रिएक्शन नहीं होगी। मैग्नीशियम जो है लेड से ज्यादा रिएक्टिव होता है तो रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन फोर्थ वाले केस में आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए आयरन जो है इसे डिस्प्लेस कर देगा और आपको बना देगा FeSO2, साथ में कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है द एटॉमिक नंबर ऑफ 4 एलिमेंट्स। आपको 4 एलिमेंट दिए गए हैं A B C and D, और आपको उसके एटॉमिक नंबर दिए गए हैं, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पर। A का एटॉमिक नंबर दिया गया है आपको 6, B का दिया गया है आपको 8, C का दिया गया है आपको 10 और D का दिया गया है आपको 12 एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब द 2 एलिमेंट्स व्हिच कैन रिएक्ट टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड्स या फिर आयनिक कंपाउंड। तो आपको बताना है कि A, B, C और D में से ऐसे कौन से कंपाउंड है जो कि आपस में रिएक्ट करके आयनिक कंपाउंड बना पाएंगे। तो आयनिक कंपाउंड कौन बनाते हैं, मेटल और नॉन मेटल मिलके बनाते हैं, ठीक है। तो यानी कि A, B, C, D में से आपको वो पहचानना है कि एक आपका मेटल होना चाहिए, एक आपका होना चाहिए नॉन मेटल, जो कि आपस में रिएक्ट करके मेटालिक कंपाउंड बना सकते। तो पहले हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी पड़ेगी। 6 को बांटेंगे तो बढ़ जाएगा वो 2 और 4 में, ठीक है। इसे बांटेंगे तो ये बढ़ जाएगा 2 और 6 में, इसे बांटेंगे तो बढ़ जाएगा 2 और 8 में, इसे बांटेंगे तो ये बढ़ जाएगा 2, 8 और 2 में, ठीक है। अब देखते हैं जरा, देखते हैं पहले इसे कैसे करते हैं। क्यों, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले से, इसके आउटर मोस्ट शेल फिल है, तो इसे हम बिल्कुल काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी तो बिल्कुल आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी आप किसी का रिएक्शन नहीं करेगा। अब देखते हैं, इसे देखते हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन मतलब फालतू है इसके आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। अब ये अपना ऑक्टेट तो बना पाएगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम जो होते हैं इलेक्ट्रॉन लेने देने की कैपेसिटी जो होती है 4 होती है। मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो इसको ऑक्टेट बनाने के 6 चाहिए, तो ये दे तो पाएगा नहीं, तो इसे देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन अपने आप को फिल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। तो यानी कि ये तो आपका हो गया मेटल कैटेगरी का, आपका मेटल हो गया, ठीक है। अब इस पे ध्यान देते हैं जरा।
इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको बैलेंस होना है तो इसको अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने पड़ेंगे टोटल। इसके बाद 6 कमी है इसको 2 इलेक्ट्रॉन की, और वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फालतू है, तो यानी कि ये आपका हो गया नॉन मेटल कैटेगरी का। तो ये आपका एलिमेंट नंबर बी और एलिमेंट आपका डी मिलकर आपके बना देंगे आयनिक कंपाउंड, क्योंकि इसके बाद 2 कम है, इसके बाद 2 ज्यादा है, मिल जाएंगे और बन जाएगा आपका आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी और डी। किस में है आपका ऑप्शन नंबर बी और डी है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, लिखा हुआ है बी एंड डी। ठीक है, तो बी और डी मिलकर बन जाएंगे आपके आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट x इज 19। कि आपका एक एलिमेंट दिया गया x, इसका आपका एटॉमिक नंबर दिया गया है 19। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स आयन x प्लस। तो अगर हम इस x का आयन x प्लस निकालें तो इसके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, हमें बताना है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 20 एंड ऑप्शन डी 21। ठीक है, तो x प्लस का मतलब क्या होता है, पहली बात देखते हैं प्लस किस पे लगता है। प्लस आयन उस एलिमेंट पे लगता है जो कि इलेक्ट्रॉन देता है किसी को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। इलेक्ट्रॉन देते हैं हमारे मेटल्स, यानी कि अगर इसके पास में 19 इलेक्ट्रॉन थे तो इसने इसके पास ए प्लस लगाया 1, यानी कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो 1 इलेक्ट्रॉन देने की वजह से यहाँ पे 19 से बचाएंगे, इसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखते हैं 18 इलेक्ट्रॉन कौन से ऑप्शन में है। 18 इलेक्ट्रॉन आपके दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि पहले 19 थे प्लस 1 आया तो 1 कम हो गया, 18 बन गए इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक्स प्लस आयन के पास में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इसी का ठीक अपोजिट क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखते हैं क्या दिया गया अपोजिट क्वेश्चन में। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट y। अब की बार आपको एक एलिमेंट y दिया गया जिसका आपको एटॉमिक नंबर दिया गया है 17। ठीक है, और बात पूछा गया है कि अगर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स आयन y माइनस, अगर आपको निकालना हो y माइनस आयन तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब देखते हैं माइनस, यानी कि एनायन किस पे होते हैं, वो था पॉजिटिव, वो था कैटायन, ये है एनायन। ठीक है, एनायन मतलब होता है किसी ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। ठीक है, मतलब इसके जितने इलेक्ट्रॉन थे पहले उसमें एक और जुड़ गया है, इसका पहले 17 थे अब हो जाएंगे, इसके बाद एक जुड़कर 18, यानी कि इसका आंसर भी पाएगा 18, और 18 का लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी में, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपका अगला क्वेश्चन है, इफ मेटल्स कैन बीटन इनटू थिन शीट्स, मेटल शो, अगर मेटल को हम पीट कर पतली पतली शीट में बदल दें तो मेटल कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं मेलिएबिलिटी, ऑप्शन बी डक्टिलिटी, ऑप्शन सी मेटल शीट, या ऑप्शन डी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग शीट। तो मैंने आपको जब चैप्टर को करा रहा था, मैं आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। और ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसमें क्या है, मेटल्स को पीट कर हम पतली पतली चादरों की शीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो प्रॉपर्टी आपकी होती है ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग मेलिएबिलिटी। क्या होती है, मेलिएबिलिटी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि मेटल्स को बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी कहलाती है मेलिएबिलिटी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है डैश दीज मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इस ऑप्शन में से कौन सा आपका मेटल ऐसा है जो कि आपका पुअर कंडक्टर है हीट का। ठीक है, आपको पता होगा कि मैक्सिमम ज्यादातर जो आपके मेटल्स होते हैं वो आपके गुड कंडक्टर होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के, लेकिन आपको यहाँ बताना है कि कौन सा पुअर कंडक्टर है। आपका ऑप्शन दिया गया ए लेड एंड एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है मरकरी एंड स्टील, थर्ड है लेड एंड मरकरी, फोर्थ आयरन एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इन सब में से आपका ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर, जो कि है लेड एंड मरकरी। ठीक है, लेड और मरकरी ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि आपके पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वायर्स विच यूज्ड इन होम्स दैट आर कोटेड विद, हम अपने घरों में जिन वायर्स का इस्तेमाल करते हैं उन पे कौन सी कोटिंग हुई होती है। ऑप्शन ए है प्लास्टिक, ऑप्शन बी पीवीसी, ऑप्शन सी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन डी कॉपर। तो घर में जो हम वायर्स यूज करते हैं उस पे ऑप्शन बी का अकॉर्डिंग
पीवीसी की कोटिंग हुई हुई होती है। पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, जिससे हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच पाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है डैश इज अ नॉन मेटल बट लस्टरस। ऐसा नॉन मेटल आपको बताना है जो कि आपका लस्ट्रस प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। लस्ट्रस मतलब होता है खास तरह की चमक, जो कि आमतौर पर ये प्रॉपर्टी आपको मेटल कैटेगरी में देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया आपका ऐसा नॉन मेटल बताना है आपको, नॉन मेटल जो कि ये वाली प्रॉपर्टी शो करता है। तो देखते हैं आपके ऑप्शन दिए हुए हैं क्लोरीन, आयोडीन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो आपका जो नॉन मेटल शो करेगा ये प्रॉपर्टी वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन, ठीक है। मैंने आपको समझाया था अच्छे से जब मैंने चैप्टर कराया था कि आपका आयोडीन वो चैप्टर, आयोडीन आपका ऐसा नॉन मेटल होता है जो कि आपका लस्ट्रस प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। अगर आपने अभी तक मेरी चैप्टर नंबर 3 की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और यहाँ पे भी कहीं भी आई बटन में आपको फ्लैश हो रहा होगा, आप यहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से और ये क्वेश्चन और समझ में आ पाए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉपर इज हीटेड इन एयर, ठीक है। कॉपर को अगर हम हीट करते हैं एयर में तो क्या होगा। ऑप्शन आपका दिया हुआ है ए फॉर्मिंग व्हाइट ऑक्साइड की वो व्हाइट ऑक्साइड बना देगा, ऑप्शन बी फॉर्मिंग ब्लू ऑक्साइड की वो ब्लू ऑक्साइड बना देगा, ऑप्शन सी फॉर्मिंग ब्लैक ऑक्साइड की वो ब्लैक ऑक्साइड बना देगा, ऑप्शन डी फॉर्मिंग ग्रीन ऑक्साइड यानी कि ग्रीन ऑक्साइड बना देगा, ठीक है। आपको पता होगा कि जब भी कभी कॉपर जो है एयर यानी कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो आपको बनाता है वो कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर ऑक्साइड का जो रंग जो होता है वो होता है आपका ब्लैक, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए ठीक, यानी कि फॉर्मिंग ब्लैक ऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि जो कॉपर ऑक्साइड होती है वो ब्लैक ऑक्साइड होती है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाटर इज डैश इन नेचर, कि पानी जो होता है आपका नेचर में कैसा होता है। ऑप्शन ए इज बेसिक, ऑप्शन बी इज एसिडिक, ऑप्शन सी इज एम्फोटेरिक एंड ऑप्शन डी इज सॉल्टी, ठीक है। अब आपका पानी जो होता है नेचर में बेसिक तो नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, कड़वा तो होता नहीं है पानी, ठीक है। ऑप्शन बी इज एसिडिक, आपका एसिडिक में क्योंकि आपका पानी खट्टा भी नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन डी की बात करें सॉल्टी, तो सॉल्टी सिर्फ समुद्र का पानी होता है, बाकी पानी नहीं होता, ठीक है। तो आपका बचता है ऑप्शन नंबर सी जो कि है एम्फोटेरिक। तो आपका ऑप्शन नंबर सी एम्फोटेरिक इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है, एम्फोटेरिक, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका आंसर एम्फोटेरिक ही क्यों होना चाहिए, ठीक है। अब आपको पहले पता होना चाहिए कि एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है। तो मैंने चैप्टर में आपको बताया था कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होती है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसी ऑक्साइड होती हैं जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्शन कर लेती हैं, समझे। ऐसी ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्शन कर लेती हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो इसी तरीके से पानी भी ऐसा ही ऑक्साइड होती है जो कि एसिड बेस दोनों के साथ में रिएक्शन कर पाती है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है नेम ऑफ NaAlO2। आपको इसका नाम बताना है, NaAlO2 इसका नाम क्या होता है। तो इसका नाम होता है Na से सोडियम और AlO2 से एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। तो देखते हैं सोडियम एल्यूमिनेट आपका कहां लिखा हुआ है। सोडियम एल्यूमिनेट आपका लिखा गया है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर, सोडियम एल्यूमिनेट होता है NaAlO2 का नाम, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका लिखा हुआ है कि Ca+H2O, लिख देता हूं यहां पर मैं, Ca+H2O रिएक्ट करेंगे तो आपका इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। आपको यहाँ पे जगह खाली दी गई है, आपको बताना है कि यहाँ पर आपका क्या आएगा इस ब्लैंक जगह पर। तो आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए CaOH का ऑल्डो यानी कि स्लेग लाइन, ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी Ca2 एंड ऑप्शन डी इज CaH2, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका C आपका होता है मेटल, H2 आपका वाटर, यानी कि मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ में हो रही है। और जब भी आपकी मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ में होती है तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमने सीखा था कि मेटल की जब रिएक्शन वाटर के साथ में होती है तो वो बनाता है मेटल ऑक्साइड, ठीक है, और साथ में H2 गैस जो कि आपको बन रही है, ठीक है। लेकिन जो मेटल आपके हाईली रिएक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं, पानी के साथ में मिलकर डायरेक्ट
मेटल हाइड्रोक्साइड बना देते हैं और साथ में H2 बनाते हैं, ठीक है। अब Ca जो होता है वो Ca रिएक्टिविटी सीरीज में थोड़ा ऊपर की कैटेगरी का मेटल होता है, यानी कि हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। इसलिए Ca जो होता है पानी के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड की जगह पर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। मेटल हाइड्रोक्साइड कैसा बनेगा? Ca यानी कि मेटल और हाइड्रोक्साइड मतलब OH का होल ट्वाइस, ठीक है। यानी कि आपका CaOH का होल ट्वाइस का आंसर आना चाहिए इसके हिसाब से। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक, CaOH का होल ट्वाइस आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। आशा करता हूं आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा वीडियो में जो आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है मैग्नीशियम विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम को अगर हम कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करवाएं तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं फॉर्मिंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा क्या? ऑप्शन बी डज नॉट अकर रिएक्शन, की रिएक्शन ही नहीं होगी। ऑप्शन सी फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड, की वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। ऑप्शन डी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, की एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो देखते हैं ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो Mg है वो रिएक्शन कर रहा है कोल्ड वाटर के साथ में, ठीक है। अब जब हमने आपको चैप्टर कराया था तो हमने बात की थी कि कोल्ड हॉट वाटर और स्टीम के साथ में कौन कौन से मेटल रिएक्ट करते हैं। तो मैग्नीशियम जो होता है वो कोल्ड के साथ में रिएक्शन नहीं करता है, वो करता है रिएक्शन हॉट वाटर के साथ में, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो आंसर आपका हो जाएगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि डज नॉट रिएक्ट, ठीक है, डज नॉट रिएक्ट। इसका ऑप्शन है डज नॉट अकर रिएक्शन, ठीक है। आपका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डज नॉट अकर रिएक्शन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है चूज इनकरेक्ट सेंटेंस। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको बताना है कि इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। देखते हैं। सोडियम एटम्स हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, कि सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ऑप्शन फर्स्ट कहता है। ऑप्शन बी पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन गोल्ड, कि पोटेशियम जो होता है आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है एज कंपेयर टू गोल्ड। ऑप्शन सी आपका दिया गया कि आयरन टू गोल्ड रिएक्टिविटी, अगर हम आयरन से गोल्ड की तरफ जाएं तो रिएक्टिविटी सीरीज जो है डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है लगातार। और ऑप्शन डी आपका कहता है सोडियम आयंस कैरी नेगेटिव चार्ज, कि सोडियम आयन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। तो देखते हैं, सबसे पहले सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपका 11, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको बोला गया था कि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो चेक करते हैं जरा। अगर इसे हम बांटेंगे तो बटेगा आपका 2 8 1, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें बताना है वो सेंटेंस स्टेटमेंट जो कि आपका गलत दी गई है। तो ये स्टेटमेंट आपकी ठीक बैठ रही है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन गोल्ड, तो आपने अगर रिएक्टिविटी ध्यान से पढ़ी होगी तो जो पोटेशियम होता है वो सबसे ऊपर आता है और जो गोल्ड होता है Ag वो सबसे नीचे होता है, तो मोर रिएक्टिव होगा ही होगा। तो ये भी ऑप्शन आपका ठीक है, यानी कि ये आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी कहता है आयरन टू गोल्ड, अगर हम आयरन से जाते हैं गोल्ड की तरफ तो रिएक्टिविटी सीरीज कम हो रही है, ऑब्वियसली कम होगी, क्योंकि आयरन जो होता है ऊपर की तरफ आता है, गोल्ड सबसे नीचे की तरफ आता है, तो रिएक्टिविटी सीरीज ऊपर से नीचे लगातार डिक्रीज होती है, ठीक है। फोर्थ आपका ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम आयंस कैरी नेगेटिव चार्ज। अब इसने बोला कि जो आपका सोडियम आयन है, सोडियम का जो आयन बनेगा वो आपका नेगेटिव चार्ज लेगा, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज कौन कैरी करता है? नेगेटिव चार्ज वो कैरी करता है जो कि आपका इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। अब देखते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा ना कि लेगा, तो इस पे आना चाहिए पॉजिटिव आयन, तो इस वजह से आपकी ये वाली स्टेटमेंट आपकी हो जाती है रॉन्ग, यानी कि आपकी ऑप्शन डी की जो स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें लिखा हुआ है सोडियम आयंस कैरी नेगेटिव चार्ज, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट इसका आंसर, क्योंकि ऑप्शन डी की स्टेटमेंट आपको गलत दी गई है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम, कि कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। तो कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, ठीक है, 20 होता है तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर। तो अगर आप इसको बांटेंगे तो क्या आपका क्या आंसर आएगा? 2 8 हो गए 10,
आपके तीसरे शेल में आते हैं मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 10 यहाँ पर होगा तो 10 तो मैक्सिमम 18 तो हो नहीं पाएंगे, तो हम बाकी 10 तो यहाँ नहीं रखेंगे, क्योंकि हम क्या हमें हमें क्या करना होता है, हमें आउटर मोस्ट शेल में भी फिल करना होगा। फिल करने के लिए हम बैलेंस करने के लिए हम ऑक्टेट बना सकते हैं, तो हम यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ऑक्टेट बना के बैलेंस हो जाएगा थर्ड वाला शेल आपके बचे कितने, 8 2 16 और 2 18, बचे आपके 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपके 2 यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो आपको मैच करना है कि ये वाला ऑप्शन किससे मैच करता है, 2 8 8 2। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी 2 8 8 2 मैच करता है इससे, तो इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है इस हिसाब से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं फिर बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका कहता है MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड नेम द कैटाइन। कैटाइन क्या होता है, जो कि पॉजिटिव चार्ज बनाता है, आयन बनाता है, प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड में कैटाइन कौन बनाएगा, तो कैटाइन ऑब्वियसली बनाता है आपका मेटल, ठीक है। तो मेटल आपका इसमें मैग्नीशियम है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। क्वेश्चन आपका बोलता है कि विच इज करेक्ट ऑर्डर एज पर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। आपको 4 ऑप्शन में ऑर्डर दिए गए हैं, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है कि कौन सा आपका ऑर्डर ठीक दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट में आपका लिखा गया है, मैं इस बार सारे ऑप्शन आपको लिख देता हूं, सी डी। फर्स्ट में आपका लिखा गया है Zn Fe Cu Ag, Fe Zn कॉपर Ag, Cu Zn Fe Ag, Zn Cu Fe Ag, ठीक है। तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले इसका तरीका आपको देखना है कि लास्ट में देखना है, सबके लास्ट में आपको एजी 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 दिया है कि लास्ट में आपका रिएक्टिव सीरीज के लास्ट में जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो आपका एजी ही होता है, सिल्वर होता है, ठीक है। तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, आपको इन तीनों आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि सही क्रम कौन सा है, ठीक है। आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया आपका जिंक, फिर आयरन, फिर कॉपर। सेकंड में आपका दिया गया आयरन आपका ज्यादा रिएक्टिव है, फिर जिंक है, फिर कॉपर है। थर्ड में आपका दिया गया कि आपका कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, फिर जिंक है, फिर आपका आयरन है। और फोर्थ में आपका दिया गया कि आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आपका जिंक है, फिर कॉपर है, फिर आपका आयरन है। तो अगर आप रिएक्टिव पे ध्यान दें तो आपका इन चारों में से आपका सबसे ऊपर आपका आता है जिंक मेटल, उसके बाद आपका आएगा इन चारों में से आयरन वाला, फिर इसके बाद आपका आएगा कॉपर, और सबसे लास्ट में आएगा इन चारों के हिसाब से एजी, ठीक है। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे इससे तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि Zn मोस्ट रिएक्टिव, फिर आयरन मोस्ट रिएक्टिव, फिर कॉपर मोस्ट रिएक्टिव, फिर एंड में सबसे लेस्ट रिएक्टिव आपका एजी यानी कि सिल्वर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हेन अ नॉन मेटल रिएक्ट्स विद क्लोरीन। जब कोई नॉन मेटल क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करेगा इट फॉर्म्स, तो क्या बनाएगा। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, एन आयोनिक क्लोराइड कि वो एक आयोनिक क्लोराइड बनाएगा, सेकंड एक कोवलेंट क्लोराइड कि वो एक कोवलेंट क्लोराइड बनाएगा, थर्ड एक टेट्राक्लोराइड क्या वो टेट्राक्लोराइड बनाएगा, या फिर फोर्थ ऑप्शन एक डाइक्लोराइड कि वो डाइक्लोराइड बनाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, आपका नॉन मेटल आपको दिया गया है और साथ में आपको क्लोरीन की रिएक्शन करवानी है, ठीक है। अब ये भी आपका नॉन मेटल, ये भी आपका नॉन मेटल, ठीक है। अब जो दो नॉन मेटल होते हैं मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं उसे बोलते हैं हम कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, जो कि आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए सही आंसर, कि वो ए कोवलेंट क्लोराइड बना देगा, ठीक है। क्लोराइड है इसलिए क्लोराइड का बनेगा आपका कोवलेंट वाला कंपाउंड, ठीक है, कोवलेंट क्लोराइड आपका हो जाएगा इसका ठीक आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका द बेस्ट मेलिएबल मेटल इज। सबसे बेस्ट मेलिएबल मेटल कौन सा होता है। मैंने आपको पहले ही बता चुका कि मेलिएबल मतलब होता है कि धातुओं को, मेटल्स को पीट पीट कर पतली शीट्स में कन्वर्ट करना। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड एंड लेड। तो इन चारों में से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है गोल्ड, वो आपका मोस्ट मेलिएबल और साथ साथ मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है, ठीक है। मोस्ट मेलिएबल भी है और ये मोस्ट डक्टाइल मेटल भी होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है बात को।
तो चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपका लास्ट क्वेश्चन है ऑल दो मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। हमें पता है कि मेटल जो होते हैं जब ऑक्साइड बनाते हैं तो उसका नेचर आता है बेसिक, यानी कि वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म्स एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो इनमें से कौन सा मेटल, आपको क्वेश्चन मुझे दिया गया है, उसमें से कौन सा मेटल एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा। अब हम एम्फोटेरिक की बात इसी वीडियो में बात पहले कर चुके हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होती है जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, तो देखते हैं, आपको ऑप्शन दिए गए हैं एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम एंड कॉपर। तो उसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका होता है एल्यूमिनियम, ये आपका एसिड बेस दोनों के साथ में रिएक्शन कर सकता है और आपका बना सकता है सॉल्ट एंड H2O। ठीक है, तो इसका एक जो ऑक्साइड था वो था आपका Al2O3। अगर आप इस ऑक्साइड को लेके चलें तो ये आपका ऑक्साइड एसिड बेस दोनों के साथ में रिएक्शन कर सकता है, और ये रिएक्शन आपको दिखा भी देता हूं। जैसे कि मान लीजिए Al2O3 की रिएक्शन मान लीजिए आपकी कराएगी HCl के साथ में, तो क्या बनेगा, पहले H2O बन जाएगा, तो आपका यहाँ बन जाएगा AlCl3। ठीक है, आपका AlCl3 बन जाएगा, ये आपकी हो गई रिएक्शन, यहाँ का हो गया सॉल्ट, ये आपका हो गया H2O, ये हो गया हमारा एसिड। ठीक है ना, अब हम करते हैं इसी Al2O3 की रिएक्शन NaOH के साथ में, ये था हमारा एसिड, ये था हमारा बेस। ठीक है, देखते हैं H2O बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, साथ में क्या बन जाएगा, बन जाएगा NaAlO2 बन जाएगा आपका। ठीक है, आपका सोडियम एल्यूमिनेट आपका यहाँ बन जाएगा। ठीक है, ये आपका सॉल्ट है, ये आपका वाटर है। ठीक है, तो आपने ध्यान देखिए ये दोनों ही आपके सेम मेटल ऑक्साइड है जो कि एल्यूमिनियम से मिलकर बनी है, दोनों के साथ रिएक्शन कर रही है मेटल एसिड के बेस के साथ और बना रही है सॉल्ट H2O। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो इसलिए आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम। ठीक है, तो आज के हमारे क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होते हैं। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो सही में आपको पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जल्दी ही मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।